कैसे हैं आप लोग। देखिए हमने इकोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा है। इकोलॉजी में हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला है पर्यावरण और मानव संबंध। पर्यावरण और मानव संबंध। और सेकंड चैप्टर जो है वो बायोम और जैवमंडल है। ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है आज हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो शुरुआत होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये आज का हमारा चैप्टर है। इसकी शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, इन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा तो हेल्प करो यार, आप भी थोड़ा सब्सक्राइब मार दिया करो भाई, दबा दो राहुल गांधी दबा दो। ओके चलो मजाक से हट के, पारिस्थितिकी क्या है। देखिए पारिस्थितिकी बेसिकली एक विज्ञान है जिसमें जो है पर्यावरण और जीव, उस पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों के मध्य जो इंटरेक्शन होता है या जो अंतःक्रिया होती है, इसका जो अध्ययन है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। ओके, अंतर्क्रिया कह लो या अंतर संबंध कह लो आप, जो अंतर संबंध होते हैं इनके मध्य जो इंटरेक्शन हो रहा है, किसके? पर्यावरण के मध्य और जीवों के मध्य, इनके मध्य एक इंटरेक्शन हो रहा है और उस इंटरेक्शन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ओके, डिफिनीशन तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या पारिस्थितिकी आज की जो इकोलॉजी है क्या ये हमेशा से ऐसी थी? तो जी नहीं, आज की जो इकोलॉजी है वो कभी ओइकोलॉजी थी। आज हम लोग इकोलॉजी लिखते हैं लेकिन कभी वो ओइकोलॉजी थी। इस ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम एक बड़े ही फेमस विज्ञानी हुए हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने 1869 में इस वर्ड का प्रयोग किया था ओइकोलॉजी का। ओके, फिर क्या हुआ? तो अगर हम ओइकोलॉजी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, अगर इस ग्रीक वर्ड को हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा एक पार्ट बनेगा ओइकोस और दूसरा पार्ट बनेगा लोगोस। गाइस ओइकोस का हिंदी मतलब जो होता है वो रहने का स्थान, और लोगोस का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है अध्ययन। तो अगर जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि जो रहने का स्थान है उसको जो अध्ययन किया जाता है उसको ओइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये संकल्पना जो है व्यापक रूप से चर्चा में थी इनके 1869 के आसपास। उसके बाद जो धीरे धीरे है इसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आते गए और एटलीस्ट लास्ट में जो है इसको जो है इकोलॉजी बोला जाने लगा। लास्ट में इसको लास्ट में इकोलॉजी बोला जाने लगा। ओके चलो आगे चलते हैं। आई होप कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो वीडियोस को और शेयर करो। ओके चलो अब पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो इकोसिस्टम है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो एजी टांसले ने किया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओइकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। और जो है
पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया, और वो कब किया, तो 1935 में ही भारत शासन अधिनियम आया था, जो कि हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। उसी ढांचे को लेकर के हमारे संविधान का निर्माण किया गया। ओके, तो अगर इससे सामान्य रूप से बात करें तो जीवमंडल के सभी संगठकों के साथ जो है जो अंतर क्रिया होती है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में केवल तंत्र शब्द का डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो एक तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो जो जीव होते हैं वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसी को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं और फिर समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या है। अब पारिस्थितिकी तंत्र तो समझ ही लिया कि देखिए, मान लीजिए ये हमारा इकोसिस्टम है और यहाँ पे कई सारे जीव पाए जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये प्रजातियाँ जो है वो हवा, पानी, तापमान, प्रकाश और आपस में भी एक दूसरे से इस प्रकार से जब ये इंटरेक्शन करती हैं, मान लीजिए ए प्रजाति है, बी प्रजाति से इंटरेक्शन कर रही, सी से कर रही, डी सी से कर रही, उसके अलावा ये हवा, पानी, ज़मीन, इन सब चीज़ों से भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो जो ये पूरा सिस्टम बना रहे हैं जीव, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी विशेषताएं? तो नंबर 2 पॉइंट जो है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। तो इसमें जो नंबर 1 आती है कि यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र है। यह जो है क्या है? एक संरचित एवं सुसंगठित तंत्र है। मतलब क्या है? संरचित का मतलब होता है बनाया गया। इसका क्या मतलब होता है? बनाया गया। और सुसंगठित का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं। तो इस प्रकार से देखें तो एक जो ये प्रकृति के द्वारा जो है संरचित और सुसंगठित तंत्र जो बनाया गया है, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये एक इसकी विशेषता हो गई। सेकंड नंबर पे क्या है कि ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। क्या है ये? प्राकृतिक संसाधन तंत्र। ये बात क्यों कही गई? तो देखिए, जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, उसमें क्या होता है? बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संसाधन होते हैं। तो हैं तो ये सब नेचुरल ही ना। तो इन नेचुरल संसाधनों की वजह से इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी कहा जाता है। और थर्ड इसकी एबिलिटी क्या है? तो ये जो पूरा तंत्र है जिसको इकोसिस्टम हम कहते हैं, ये बेसिकली जो है ऊर्जा और उत्पादकता दोनों पे डिपेंड करता है। एक होता है ऊर्जा की सुलभता, और सेकंड है कि उत्पादकता। मतलब क्या है? देखिए, हमारे इकोसिस्टम में जो हमारा सन है वो जो है एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। ठीक, तो जहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ पर भी एनर्जी हाई होगी, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और जहाँ एनर्जी लो होगी, वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा? वो लो होगा। तो ऊर्जा की सुलभता जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वहाँ पे ज़्यादा जीव होंगे, वहाँ पे ज़्यादा संसाधन होंगे, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रजातियों में अलग अलग प्रकार पाए जाएंगे, उनका फंक्शन अलग होगा, उनका फंडामेंटल अलग होगा। तो इस प्रकार से देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो किस पे डिपेंड करता है? ऊर्जा की सुलभता पे डिपेंड करता है और उत्पादकता। जैसे कि मान लीजिए एक प्लेस है, यहाँ पे सूरज की रोशनी खूब मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, यहाँ पे भोजन ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे कार्बन का स्टोरेज ज़्यादा होगा। और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जा रही है, वहाँ पे एनर्जी तो बनेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे ज़्यादा जीव भी नहीं होंगे, और जो जीव होंगे वो बहुत ही प्राचीन जीव होंगे, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने वाले जीव होंगे। ओके, चलो अब अपनी तीसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। तीसरी तो हो ही गई है, अब चौथे की बात करते हैं। तो हमारी जो फोर्थ एबिलिटी है वो क्या कहती है इकोसिस्टम के लिए?
ओके। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, ठीक है। एक इसकी ये भी विशेषता है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, ऊर्जा से संचालित होता है। देखिए, ऊर्जा का एक ही स्रोत है हमारे पास, वो है सन, लेकिन जो है सन से प्राप्त करके ऊर्जा को हम कई जीव जो है उनको कई सारे अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो ऊर्जा के कई प्रकारों से संचालित होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप ऐसे ही बने रहो, लास्ट तक देखो। उसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, एक ये खुला तंत्र है। अभी इसका मतलब भी बताता हूँ क्या होता है। खुला तंत्र है, इसमें जो है ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन भी होता है। मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी का इसमें इनपुट भी होता है और एनर्जी का आउटपुट भी होता है। कैसे? देखिए, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, पौधे या पेड़ है, ये क्या है? ये प्राथमिक उत्पादक हैं और ये जो है सन से लगातार जो है सन से लाइट जो होती है उसको प्राप्त करते हैं। तो उस लाइट के द्वारा जो है उस जो लाइट के द्वारा जो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की उसमें क्रिया में ये क्या करते हैं कि पौधे जो है एनर्जी बनाते हैं। इस एनर्जी को जो है वो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, इस एनर्जी को जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद जो है थर्ड लेवल के जो कंज्यूमर्स होते हैं ये लोग यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, उसके बाद जब ये मर जाते हैं तो अपघटक इनको अपघटित करके ऊर्जा का विमुक्तिकरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऊर्जा जो है ये एक खुला तंत्र है, ओपन तंत्र है, और ऊर्जा जो है इसमें एक दिशीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह इसमें कैसे होता है? एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह जो है इसमें एक दिशीय होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का। देखो गाइस, कोई बकवास नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, ओनली एसटीडी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लो लेवल का है, हाँ मतलब अच्छे लेवल का एसटीडी मटेरियल है आपके सामने। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे भी गए हैं। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा की बात करें तो वो कैसा प्रवाह होता है? वो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। ओके, चलो, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। जैसे ये संरचित एवं सुसंगठित तंत्र है, प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी है। इस तंत्र में ऊर्जा की सुलभता और उत्पादकता के ऊपर यह तंत्र पूरा डिपेंड करता है। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। यह एक खुला तंत्र है, इसमें ऊर्जा इनपुट और आउटपुट लगातार बनती रहती है। ये इनपुट आउटपुट कैसे होता है? तो पेड़ों के द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे इनका उपभोग किया जाता है, जो पेड़ उत्पादक होते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो है इस एनर्जी का उपयोग करते हैं। उन प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो है सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब द्वितीयक उपभोक्ताओं के द्वारा उनका उपभोग किया जाता है, और द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है एक प्रकार से एक दिशा में चलता रहता है। उसके बाद जो है जब ये लोग मर जाते हैं, कौन से? ये तृतीयक उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो इसको अपघटक के द्वारा इनकी जो ऊर्जा स्टोर होती है इनकी बॉडी में, उसका विमुक्तिकरण कर दिया जाता है और वो ऊर्जा फिर से हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं थी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है पारिस्थितिकी तंत्र का और पारिस्थितिकी का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया